हेलो फ्रेंड्स, तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। और हम इसमें पढ़ने वाले हैं नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो चलिए हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? तो सबसे पहला जो होता है, जो फोर्स बिटवीन intermolecular force between the solvent particle is weaker than the solution particle। और आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो सल्यूट के बीच का इंटरैक्शन है वो सॉल्यूशन के पार्टिकल के इंटरैक्शन से वीक है। ओके, तो अब ऐसे कह सकते हैं सॉल्वेंट इंटरैक्शन। यहाँ पे इंटरैक्शन का मतलब है कि उनके बीच में जो फोर्स है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन से वीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन से ये क्या है, कम। और सेम यहाँ पे आप लिख सकते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। मतलब सिंपली मैं कहना चाहूँगा कि ए के पार्टिकल के बीच में, मतलब जो सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है वो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल के बीच के फोर्स है उससे वीक है। समझ में आ रहा है? ओके, अब वापस वही चीज़ जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि सर, कुछ बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर ए मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल और सॉल्यूट के पार्टिकल के फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाएगी और उससे हमसे कुछ लेना देना भी नहीं है। चलिए हम दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो है डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, तो जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है दैट विल बी लेस देन ज़ीरो। मतलब एंथैल्पी ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल एंथैल्पी इज फाउंड टू बी लेस देन ज़ीरो। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हीट है वो रिलीज होगी और ये प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। ठीक है, मतलब जो इनिशियल हीट है वो फाइनल हीट से ज़्यादा होगी। ओके, तो ये प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक हो गया। अब डाउट आता है कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए हम उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज आपने जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लिया था वो था ए और उनके बीच का ये बॉन्ड है, और ये जो है ये है सॉल्यूट पार्टिकल के बीच का बॉन्ड बी एंड बी। और जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, बॉन्ड ब्रेकिंग ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जी हाँ, इसमें जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है और जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें आप जो बॉन्ड है ए के बीच का तोड़ने वाले हो और बी के बीच का भी बॉन्ड तोड़ने वाले हो। मतलब ये जो दोनों स्टेप है ये दोनों स्टेप एंडोथर्मिक है। ठीक है, और आप जो है वो फिर ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है बनाने वाले हो, और ये जो स्टेप होगी वो होगी एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बकायदा कि जो हमारा सॉल्वेंट के बीच का फोर्स है वो सॉल्यूशन के पार्टिकल के फोर्स से वीक है। मतलब जो हमने बॉन्ड तोड़े हैं वो जनरली वीक बॉन्ड्स हैं। तो सपोज ए को तोड़ने में आपको लगी 20 किलो जूल की एनर्जी और बी को तोड़ने में लगी आपको 10 किलो जूल की एनर्जी। मतलब बी और बी के
बीच के फोर्स को। तो जो टोटल एनर्जी यहाँ पे लगी है वो है कुछ 30 किलो जूल। ओके, ड्यूरिंग विच बॉन्ड ब्रेकिंग। आप बॉन्ड ब्रेकिंग भी कह सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि उनके बीच के जो इंटरैक्शन है उसे ख़त्म करने के लिए। और फिर जब आपने ए बी बनाया, ठीक है, आपने जब ए बी बनाया, ये जो ए बी, ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसमें आपको एनर्जी लग गई 40 किलो जूल। ठीक है, तो इसमें जो आपको एनर्जी लगी वो 40 किलो जूल लगी। तो मतलब इसमें जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो 40 किलो जूल की हुई। तो ये एनर्जी रिलीज़ हुई इसीलिए माइनस होगा। तो टोटल आप देखेंगे तो 30 किलो जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, इसलिए ऊपर प्लस लेंगे। और टोटल 40 किलो जूल की एनर्जी रिलीज़ हुई, तो टोटल हो गया -10 किलो जूल। मतलब इतनी हीट रिलीज़ हो गई, इसीलिए ये प्रोसेस जो है वो है एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलिए आपको इसे दूसरे एग्जांपल से भी एक्सप्लेन किए देते हैं। सपोज मैंने 2 बीकर ले लिया, एक में आपको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को रख दिया मैंने, ठीक है। सपोज ये आपका सॉल्वेंट है, ए है, और ये है बीकर बी। ओके, और इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया कुछ इसमें। और ये फाइनली बन गया हमारा सॉल्यूशन। तो मिक्स करने के पहले ये जो दोनों हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे, इनका जो टेम्परेचर था वो रूम टेम्परेचर पे मेंटेन था, दैट वाज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही आप इसको मिक्स करते हो इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, इट कैन बी 27 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी ज़्यादा। ओके, और जैसे ही मिक्स करते हो, मिक्स होने के बाद जो सोल्यूशन का टेम्परेचर है वो 27 से बढ़ जाता है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन रूम टेम्परेचर, it releases heat. Okay, it releases heat, and after certain period of time this 27 gets decreases and it becomes 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ये बहुत ही जल्दी हो जाता है प्रोसेस, काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है। तो इसमें जनरली आपको ये 27 डिग्री सेल्सियस नहीं दिखेगा। ये जो 27 डिग्री सेल्सियस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ये है ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। ठीक है, ये है ड्यूरिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस, मतलब जब आप मिक्स कर रहे थे तब का। और जैसे ही सॉल्यूशन बन जाएगा फिर आपको टेम्परेचर मिल जाएगा रूम टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो मिक्स करने पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो जाती है, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसे रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीट को रिलीज़ करना होता है। ओके, और हीट रिलीज़ हुई, इसीलिए जो हमारा प्रोसेस हो गया वो हो गया एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है वॉल्यूम। चलिए बीच में एक मार्जिन ले लेता हूँ ताकि हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें इस पेज को। ठीक है, तो जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है वॉल्यूम। तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जो होता है वो होता है लेस देन 0। मतलब अगर मैं कहूँ तो ये नेगेटिव हो जाता है कुछ, मतलब इसका मतलब है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज लेस देन 0। मतलब जो वी फाइनल है वो इनिशियल से कम है, मतलब जो फाइनल वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जो ए और ए है और बी और बी, मतलब
सोल्यूट इंटरैक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन के कंपेयर में जो ए बी है दैट इज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, जो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन है ये स्ट्रॉन्ग है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो पार्टिकल नज़दीक आ जाते हैं, पार्टिकल क्या होता है? नज़दीक आ जाते हैं, और जिसकी वजह से वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो हम वापस वही अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज ये हमारा पहला बीकर हो गया और ये दूसरा, इसमें हमने सॉल्वेंट के अमाउंट को ले लिया, ठीक है। ये सॉल्वेंट हो गया हमारा कुछ 10 ml, ओके। और फिर इसमें हम ले लेते हैं अपने सोल्यूट को, जो कि हो गया कुछ 5 ml, ओके। अब हम इसे मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो एक बड़ा सा बीकर ले लेते हैं, और इसे हमने मिक्स करते हैं। और जब हमने इसे मिक्स कर दिया तो जो हमारा फाइनल वॉल्यूम आता है वो हमें मिलता है 15 से हमें मिलता है वो कम, इट इज लेस देन 15, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल वॉल्यूम। तो हमारा जो फाइनल वॉल्यूम है वो 15 से कम हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने बताया ना आपको कि इसमें जो फोर्सेस थे वो थे पार्टिकल ए और ए के बीच में, और इसमें जो फोर्स था वो था बी और बी के बीच में, और ये जो फोर्स है वो ए और बी का है। तो ए और बी के बीच का जो इंटरैक्शन है वो ए के इंटरैक्शन और बी के इंटरैक्शन, दोनों के इंटरैक्शन से ज़्यादा है। आया समझ में? इट इज़ ग्रेटर। तो ये था वॉल्यूम का। अब हम चलते हैं चौथा कंसेप्ट, दैट इज प्रेशर। ओके, हम प्रेशर को डिस्कस कर लेते हैं। तो पी ए जो होगा वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए से कम होगा, और जो पी बी होगा वो पी नॉट बी इंटू एक्स बी से कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो पी टोटल है वो बराबर होगा पी ए प्लस पी बी के, ठीक है, जो कि कम होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ओके, हालांकि इसमें स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर जो पी टोटल है वो भी तो कम हो जाएगा पी ए और पी बी की। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ये पार्ट है, ये जो पार्ट है ये डाल्टन्स लॉ से रिलेटेड है, इसमें राउल्स लॉ से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए इसको इसके लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। एक घर में 3 मेंबर हैं, ए बी और सी। ए की जो इनकम है वो है 30,000, जो बी की इनकम है वो 40,000 है, और जो सी की इनकम है वो है 1.3 lakhs। तो आपको याद होगा प्रीवियस एग्जांपल मैंने यही लिया था। तो जो बी की इन सैलरी है वो बढ़ जाती है, तो टोटल कुछ हो जा रहा था। फिलहाल यहाँ पे जो टोटल है वो कुछ 2 lakhs के अराउंड है। सपोज सडनली जो सी है उसमें जो कंपनी है उसमें रिसेशन आ जाता है, और जिससे उसकी जो सैलरी है वो 40K कम हो जाती है, ओके। तो जो सैलरी है वो 40K कम हो जाती है, तो इनकी जो सैलरी हो जाती है वो हो जाती है 90K। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो ये हो जाएगा 1.60K। तो अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो फैमिली की इनकम थी वो 2 lakhs थी, लेकिन बाद में वो कितनी हो गई 1.60। तो हमें टोटल करते वक्त ये नहीं देखना है कि कम हुई या ज़्यादा, हमें तो ये देखना है कि टोटल कितना आता है। तो पहले टोटल था 2 lakhs और बाद में टोटल है
6 मतलब 1,60,000। वैसे ही पी ए कुछ भी हो, पी बी कुछ भी हो, वो ज़्यादा हुआ हो या कम हो, बट वो जो भी है उसी का सम क्या होगा, टोटल प्रेशर। समझ में आया आपको? तो दिस इज़ अबाउट दी प्रेशर। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं इसी सेम चीज़ को बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, हम इसे ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। आइए देखते हैं। तो हम इसके लिए दो एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, सॉरी, और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। तो इसमें एक्स एक्सिस पे मैं लूँगा मोल फ्रैक्शन को, और वाई एक्सिस पे लूँगा मैं वेपर प्रेशर को। यहाँ पे हमने माना है कि सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन 0 है, और यहाँ पे 1 है। यहाँ पे सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 है, और सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 है। मतलब अगर आप राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो जो एक्स से है वो बढ़ जाएगा, और अगर आप लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो एक्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर सोल्यूशन आइडियली बिहेव करता तो आप सबको पता है हमें जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह मिलते। ओके, ये कुछ इस तरह मिलता हमें। ठीक है, बट आप सबको पता है सिंस इसमें डेविएशन है तो हमारा जो ग्राफ है थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको ये एक्चुअली होता कैसा है। इट इज़ समवॉट लाइक दिस। ये कुछ इस तरह मिल जाता है। आप देख रहे हैं ये जो कर्व है ये नीचे की तरफ जा रहा है। देख रहे हैं आप, कर्व नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब जो हमने सोचा था उससे थोड़ा अलग है। तो ये हो गया हमारा पी टोटल, दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, और ये है हमारा पी ए, और ये है पी बी। यहाँ पे हो जाएगा टोटल पी नॉट पी, और ये हो जाएगा पी नॉट ए। ओके, बाकी कर्व से रिलेटेड सारी डिटेल जो है वो आपको मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी दी है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हमें कर्व मिलना चाहिए था, स्लोप मिलना चाहिए था, वैसे थोड़ा अलग है। ओके, चलिए अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे सोल्यूशन हैं जो नेगेटिव डेविएशन को दिखाएंगे मिक्स होने के बाद। ओके, तो मैं आपको कुछ इजी एग्जांपल देता हूँ जो याद रहेगा। तो सबसे पहले है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर। जो दूसरा एग्जांपल है वो है नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। जो हमारा तीसरा एग्जांपल है वो है एसीटोन प्लस एनिलीन। जो चौथा एग्जांपल है वो है क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। जो पांचवा एग्जांपल है वो है क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। और एक एग्जांपल है एसिटिक एसिड प्लस पायरिडिन
तो आप चाहो तो इन सब के फॉर्मूलेज भी लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसीटोन है जो कि होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एनिलीन आप सबको पता ही है, बेंजीन रिंग पे ये NH2 ग्रुप अटैच होता है। और फिर उसके बाद है क्लोरोफॉर्म जिसका फार्मूला होता है CHCl3। और बेंजीन तो सबको ही पता है C6H6। फिर डाईथाइल ईथर होगा C2H5O C2H5। और एसिटिक एसिड तो CH3COH। और पायरोडीन होगा एक नाइट्रोजनस बेस N, ठीक है। इस तरह तो ये होंगे हमारे एग्जाम्पल्स। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ओके, प्लीज़ शेयर इट as much as possible and tell your friends even to watch it so their doubt will get clear if there is any, and please don't forget to subscribe it. Thanks a lot for watching.